आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आधुनिक भारत। और एनटीपीसी रेलवे के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में सारा आज हम लोग क्लियर करेंगे और किस तरह से सारा को खत्म करेंगे। 700 से लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। उम्मीद है कि एक वीडियो में जो है हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम लेते हैं रेलवे 2015 से लेकर 2017 तक, सारा क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का है, इसी तरह से और भी स्टैटिक्स का जो जीके है सबका प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है, जाके आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन, पहले यहाँ से हम लोग करेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हुआ है, चलिए। औपनिवेशिक शासन काल की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक सबसे काल में शासन व्यवस्था जो है वो कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। सबसे पहले जो है अंग्रेज बंगाल में ही शासन व्यवस्था शुरू किए थे। तो ये वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो निष्कर्ष दिया हुआ है इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसका जो है अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको उसमें हर एक चीज़ का सारा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी पर स्थापित किया गया था। तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुगली नदी पर स्थापित किया गया था। भारत में पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज ने 1611 ईस्वी में पहला कारखाना खोला था? तो पहला कारखाना जो है वो खोला है, देखिए, मुशीलीपट्टनम। लेकिन ये जो है मुशीलीपट्टनम ये अस्थाई कारखाना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा अस्थाई कारखाना क्या है, तब हो जाएगा इसका आंसर सूरत। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन में ही आंसर है, ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है स्टूडेंट को। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। भारत में समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो समुद्र मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में समुद्र मार्ग की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में समुद्र मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था ना, वास्को डी गामा 1498 में। देखिए, वास्को डी गामा 1498 में भराया था और अमेरिका मार्ग से कोलंबस ने इतना की खोज की थी, जिसे रेड इंडियन भी कहा जाता है, ठीक है। गोवा को पुर्तगाली स्वतंत्रता कब मिली थी? तो गोवा को 1961 में मिला हुआ है स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब सब देश, पूरा भारत आजाद हो गया और सबसे लास्ट में गोवा को पुर्तगाली ने आजाद किया था। क्यों किया था? कि बोल रहा था पुर्तगाली, अंग्रेज ना तुमको दिया है आजादी, हम तो नहीं दिए हैं। तो 1961 लग गया था इसको। 1961 में आजाद हुआ था। और किससे आजाद हुआ था? ऑपरेशन विजय चलाकर आजाद करवाया गया था, वो भी भारतीय सेना के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत, देखिए, पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगाली द्वारा तो गोवा पे जो है वो कब्जा 1510 में किया गया था और कारखाना खोल दिया गया था कोची पे। कोची पे पहले खोला था, फिर यहाँ खोला है गोवा पे। सबसे पहले कोची पे हुआ था, ठीक है। तो पुर्तगालियों का कब्जा 1510 ईस्वी में एल फ्रांसिस दी अल्मोड़ा के, दी अल्मोड़ा ये सेकंड गवर्नर है, सेकंड वाइसराय जैसे होता है वैसे ही ये सेकंड वाइसराय है। ये अल्ट हुल्क ने 1500 बीजापुर में सुल्तान याकूब अली को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु अमेरिका चला गया? अभी तुरंत मैंने बताया था ना, ये क्रिस्टोफर कोलंबस है। और इसने, देखिए, अमेरिका को लिख सकता है रेड इंडियन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है रेड इंडियन, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि रेड इंडियन की खोज किसने किया था। तो बहुत कोई मार देते हैं वास्को डी गामा, लेकिन रेड इंडियन जो है वो कोलंबस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, देखिए, व्यापारिक केंद्र पूछा तो अब इसका आंसर सूरत हो जाएगा, ठीक है। और तभी आंसर क्या था? मुशक्लीपट्टनम था, ठीक है। व्यापारिक और अस्थाई था, देखिए अस्थाई आ गया, यह भी मैंने क्लियर करवाया। तो वीडियो में बने रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ पूरा एमसीक्यू भी हम लोग लगाएंगे और एक एक चीज क्लियर करेंगे। डैश में इंग्लैंड की रानी ने भारत पर महारानी
घोषित कर दिया गया था। तो 1877 में महारानी घोषित कर दिया गया था। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार करने की शामिल की गई थी। तो ये किससे किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ईस्ट इंडिया पहले कंपनी कंपनी हुआ करता था, तो वहां से केंद्र से ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल है वहां से कानून पास होता था। तो उस टाइम जो है इसको सिर्फ अलाउ किया था कि आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, और जितना भी भारत में सेना हो, राजस्व विभाग हो, पैसा का जितना भी लेन देन होगा वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। तो ये चीज था। आगे चलते हैं हम लोग। जब फ्रांस के नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तब पहला कर्नाटक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? मद्रास में लड़ा गया था। ठीक है, मद्रास। देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध महाराष्ट्र में लड़ा गया था। ठीक। और 1759 में विसंटवाड़ा का युद्ध होगा, जिसमें फ्रांसिस जो है, सॉरी फ्रांसिस ने, हाँ फ्रांसीसी, वो हारेगा। देखिए, 1400 सैथल की संधि होगा, इसको सैथल की संधि भी कहा जाता है। सापली की संधि 1748 में के साथ हुई थी, क्योंकि इसके साथ ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हो गया था और समाप्त अंग्रेजी में हुआ था। देखिए, अंग्रेज जो फ्रांसिस का ये कमाल है कि ये फ्रांसिस भी यहाँ कब्जाने आए थे, और कर्नाटका और मद्रास एरिया में सिर्फ पूरा फ्रांसिस थे। ठीक है, फ्रांसीसी फ्रांस के आदमी लोग तो फ्रेंच बोलते थे। और यहाँ क्या होता था कि ये फ्रांसिस जो है, उधर भी दूसरे देश में भी लोग का कब्जा था, तो वहां लड़ाई होता था तो यहाँ भारत में भी लड़ाई करना स्टार्ट कर देता था। फिर वहां वहां कुछ संधि होगा तो यहाँ लड़ाई बंद हो जाता था। इस तरह से ये लोग शासन किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासन कौन कर रहा था? तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के समय जो है वो भारत का शासन जो है अकबर कर रहा था। ठीक है, अकबर कर रहा था। लेकिन स्थापना के समय अकबर कर रहा था। लेकिन यहाँ देखिए, स्थापना यहाँ एक मिसिंग है कि उस टाइम तो कर रहा था, अकबर दे दिया था ये लोग कि जाओ सूरत में करो, लेकिन परमिशन जब अकबर मर गया था तो फिर जहांगीर परमिशन दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। आगे चलते हैं। भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे है। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है। और ये विलियम बेंटिंग जो है ना, सॉरी विलियम बेंटिंग, तो यहाँ जो है ना फोर्ट निर्माण किया था। वेलेजली, बंगाल का शेर कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली। इसी के समय जो है ये स्थापना किया था फोर्ट विलियम कॉलेज का कलकत्ता में, और ये हुगली नदी के किनारे है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1505 ईस्वी में भारत के सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था? 1505 में किस मतलब पुर्तगाली वायसराय के द्वारा किला का निर्माण किया गया था? तो ये किसका किला गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु और भारत के बीच कई प्रकार की युद्ध लड़े गए तथा, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उनमें सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, एंग्लो सिख युद्ध हुआ, मैसूर युद्ध हुआ, जहाँ हैदर अली रहता था। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वहां मारेगा। ठीक है, उसके बाद एंग्लो बंगाल युद्ध जो है ये नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसके जगह देखिए सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में, और बक्सर का युद्ध होगा। ठीक है, बंगाल में। ये एंग्लो युद्ध नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सत्ता जमाने से पहले भारत किसके मुआयने कपड़ा का निर्यात करता था? तो ये किसके निर्यात करता था? सूती और रेशम का निर्यात करता था। सूती और रेशम का निर्यात करता था, बेचता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो ये 1600 में ब्रिटिश स्थापना किया गया था। 1610 और 12 तक ये खुद को पूरा इस्टेब्लिश कर लिया था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर वहां से कानून पास होता है, 1700 चार्टर एक्ट होता है पास। इसी तरह से धीरे धीरे पूरा इंडिया को कब्जा करता है अंग्रेज।
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके नाम से जाना जाता है? जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता था, तो जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन सी भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है, मुक्ति आंदोलन 1661 में गोवा आजाद हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, 1600 में, सॉरी 1600 मैंने बोल दिया ना, यहाँ 1961 होगा, गोवा आजाद हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1600 ईस्वी में भारत के व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो कौन दे रहा था अधिकार? वहां से बैठ के थे, तो एलिजाबेथ वन जो है वहां से बैठ के कानून चला रही थी कि कैसे कैसे शासन करना है और कैसे कैसे कंट्रोल करना है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में भारत आया था। आगे चलते हैं हम लोग। वास्को डी गामा डैश समुद्री के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो ये कब कदम रखा था वास्को डी गामा भारत में? 1498 में। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर एक ही है, थोड़ा सा टाइप खाली चेंज कर दे रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमा रहा है, घुमा नहीं रहा है, सिंपल ही पूछ रहा है, लेकिन पढ़ने का अंदाज रहना चाहिए स्टूडेंट को। तो इस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो फ्रांसिस कॉलोनी जो है पुडुचेरी, पटना, पटना तो नहीं था, पटना, गोवा, सूरत। तो इसका जो है अपर्याप्त लिख दिया है, अपर्याप्त लिख दिया है, क्योंकि सूरत पुडुचेरी अंशों पर प्रथम कोठारी स्थापना की गई थी फ्रांसिसो के द्वारा। और यमन में तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर क्वेश्चन ही गलत है। आगे चलते हैं। पुर्तगाली पुर्तगाली व्यापारियों गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो गोवा पे पहली बार जो है वो 16वीं सदी में आए थे। अब 16वीं सदी कैसे हो गया? जैसे अभी हम लोग 2000 में चल रहे हैं, ठीक है, तो 21वीं सदी है, एक हम लोग बढ़ा के चलते हैं, तो ये 1502 तक एकदम स्टैब्लिश कर लिया था, 1498 में आया था, 1510 में स्थापना स्थापना कर लिया गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाया था। तो ये पुर्तगाली ने, और प्रिंटिंग का श्रेय भी पुर्तगाली को कहा जाता है, और तंबाकू का भी श्रेय पुर्तगाली लोग को ही जाता है। ठीक है, तो 16 एक बढ़ा के करना है, 1500 में किया तो 16वीं शताब्दी चल रहा है। तो अभी जैसे 20वीं चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं 21वीं शताब्दी भी चल रहा है, एक बढ़ा के हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यूरोपीय भारत का 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा का आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर की नजदीकी पहुंची गई थी? तो ये कालीकट था। इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, सीधे लिख देना चाहिए था वास्को डिगामा कहाँ आया था, यही लिख देना चाहिए। तो इतना लंबा कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है और उसको समझ के आंसर देना है। 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को समझिए बोल क्या रहा है। स्पीड में नहीं कि आंसर देना है और निकल जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, वो सभी मैं थॉट आपका क्लियर करूंगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा? तो समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो ये केरल में उतरा था, कप्पन नाडु केरल में उतरा था। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसका नाम कालीकट भी है, कालीकट पर कालीपट। तो ये थोड़ा सा रेलवे डीप में ले जाता है, ठीक है, कुछ कुछ ले जाता है, ज्यादा नहीं ले जाता है, ऐसे तो सिंपल ही रहता है, कालीकट में ले जाता है। तो केरल याद रखिएगा, इतना मार सकते हैं आंसर एलिमिनेट करके। पुर्तगाली पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाली राजा बहन की शादी किस भारतीय शहर के उपहार में दिया था? तो कौन सा दिया था बताइए? उपहार में दिया था, तो ये कैथलीन के साथ हुआ था ना इसका विवाह। राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है वो कैथलीन से होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ दिया भी है वाक्य में, राजा कैथलीन से हुआ है, और उपहार में मुंबई दे दिया था। ठीक है, भारत में भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? अंग्रेजों द्वारा पहला निर्मित जो है वो फोर्ट जेंट जॉर्ज है। आगे चलते हैं हम लोग।
कैप ऑफ गुड होम कहाँ स्थित है? कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो ये मिसलेनियस है, आप उतना लोड नहीं लीजिएगा, ये मैच नहीं किया, मिसलेनियस है, कुछ कुछ दे दिया मिसलेनियस। इस इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश एलिजाबेथ ने प्रथम अंग्रेजी रॉयल चार्टर एक्ट पारित किया था। कब पारित किया था रॉयल चार्टर एक्ट? तो 1600 में पारित किया था, क्योंकि 1600 से ही क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजदौला का प्लासी का युद्ध होगा ना, तो 1757 में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो एलिजाबेथ वहां से रॉयल एक्ट करती है, रॉयल चार्टर एक्ट करी, फिर चार्टर एक्ट पास करी, और धीरे धीरे कंपनी का शासन हटाएगा और पावर पूरा अपना अंडर लेगी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। महारानी एलिजाबेथ वन द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो वो कब किया गया था? तो वो 1600 में गठन किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? स्थायी रूप से सूरत में किया गया था, ठीक है। अंग्रेज ने भारत के क्षेत्रों में प्रांतों में विभाजन किया। बंगाल, बम्बई, मद्रास जिन्हें डैश कहा जाता था, तो उसको क्या कहा जाता? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। आगे चलते हैं, क्योंकि पहले बंगाल रहता था, फिर बंगाल के बाद महाराष्ट्र आया, फिर भारत का गवर्नर जनरल होने लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, गवर्नर जनरल कब होने लगा? 1757 के बाद, ठीक है। जब 1857 के बाद होगा, ठीक है। 1857 का विद्रोह होगा ना, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल होने लगेगा, ठीक है। उस टाइम प्रेसिडेंसी एक्ट पास करेगा और ये पूरा कब्जा हो जाता है पूरा, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास, पूरा इंडिया में समझिए कब्जा कर लेता है। आगे चलते हैं, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अभी तुरंत मैंने बताया कि ये सूरत में हुआ था, क्योंकि सूरत में इसका कारखाना था पहला, तो सबसे पहले तो यही करेगा। आगे चलते हैं, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा। तो कौन सा देश में भेजा था अरब यात्री? तो ये भेजा है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ये भेजता था यूरोप में। अब यूरोप में क्यों भेज रहा है? क्योंकि अरब व्यापारी लाल सागर यूरोप में पड़ता है, और भूमध्य मध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा था। तो यूरोप में ही ना ब्रिटेन पड़ता है, तो यहीं से सामान लेके ब्रिटेन चला जाता था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन लॉजिकल से सोचिएगा तो आंसर यूरोप ही निकलेगा। आगे चलते हैं, अब मराठों का उदय करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि उधर हम लोग पढ़ लिए भारत का आगमन कैसे कैसे आगमन हुआ, पुर्तगाली, फ्रेंच, डेनिस। तो डेनिस का तो इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो डेनिस किस तरह से हॉकमैन है डेनिस का, उसी तरह से अब हम लोग पढ़ते हैं मराठों का उदय, ठीक है। 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तरदायित्व के युद्ध के विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो ये कौन बैठे थे? संभाजी, संभाजी थे ना, वही ना बैठे थे। आगे चलते हैं, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति का सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। तो किसका उपयोग किया था? गोरिल्ला युद्ध, छुप छुप के मारता था मराठा लोग, तो वो शिवाजी का ही नेतृत्व में कर रहा था, ठीक है। छुप छुप के मारता था गोरिल्ला लोग, क्योंकि उधर जो है पहाड़ पहाड़ था और सब पहाड़ में छुप के मार देता था। आगे चलते हैं, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था, ठीक है, शिवनेरी में हुआ था। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। तो इस कौन किया था? शिवाजी ने किया था। आगे चलते हैं, शिवाजी ने के शासनकाल से संबंधित कार्यों के परामर्श करने के लिए अष्ट, ये वाला तो मैंने बता ही दिया, बी होगा। पानीपत की तीव्र लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। पानीपत का तीव्र लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, ठीक है, पानीपत का तीव्र लड़ाई। आगे चलते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध
आलम अहमद शाह अब्दाली से किससे युद्ध हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली से पानीपत का युद्ध किससे होगा? अहमद शाह मुगल तरफ से था। और ये किससे पानीपत का युद्ध? तृतीय युद्ध जो है वो मराठा के साथ हुआ था। कालबाई की संधि पर डैश हस्ताक्षर किए थे जिन्हें पहले एंग्लो मराठा युद्ध से समाप्त कर दिया गया था? तो इसका होगा मई 1782। मई क्या हो जाएगा? 1782। आगे चलते हैं। मराठाओं ने सन डैश अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो ये खो दी थी 1761 में। ठीक है, 1761 में। आगे चलते हैं। बेसिन की संधि पर किस हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था 1802 ईस्वी में। ठीक है, तब किया गया था 1802 ईस्वी में। मार्क कर लेता हूँ, ज्यादा हो गया था। ओह, चलिए, इसको नहीं ले रहा है ये मार्कर। 1802 ईस्वी में। ठीक है, अब ले लिया। आगे चलते हैं। अब चलिए, ये हो गया मराठा का। एक क्वेश्चन और है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बताइए। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस ये एसएससी में भी रिपीट हुआ है। तो इसका नाम है चेतक। क्या था नाम? चेतक। आगे चलते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब और अवध कैसे मैसूर और अवध और जमाल को अंग्रेज लोग कब्जा करते हैं, वो सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। हौश उदौला द्वारा निर्मित अस्फिफ इमामबाड़ा डैश में स्थित है। तो ये इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, 2022 एनटीपीसी स्टेट स्टेज 2 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में सारा क्वेश्चन है इसमें। मेंस और प्री दोनों का क्वेश्चन है। 23 जून 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायाधीश ने किस युद्ध को बंगाल का नवाब निर्मित किया गया था? बताइए। प्लासी का युद्ध हुआ था ना। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध होगा। अंग्रेज के साइड से रहता है। कौन रहेगा अंग्रेज के साइड से? क्लाइव रहेगा। ठीक है। और प्लासी का युद्ध होगा। उसके उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। प्लासी के युद्ध के बाद जो है ना निर्णय लिया था, और ब्रिटिश ने चाल खेला था और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले क्लाइव ही नहीं किया था शुरुआत। ठीक है, सिराजउद्दौला और इसके बीच हुआ था लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ निरपक्ष में। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में सन 1756 के घटित कालकोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? ब्लैक होल की घटना कहाँ होगी? कलकत्ता में होगी। सिराजउद्दौला ठूस ठूस के अंग्रेज को बंद करेगा। आगे चलते हैं। अंग्रेज के सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो कब कर लिया था? 1849 में। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको वन लाइनर टाइप में याद कर लेना है हम लोग को। ठीक है, 1849 में कब्जा कर लिया था। आगे चलते हैं। बंगाल के नवाब सिरोजदौला प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हारे थे? सिरोजी प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। कौन लड़ रहा था प्लासी का युद्ध में? सिराजउद्दौला लड़ रहा था। किसके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। खिलाफ लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था सिरोजदौला, क्योंकि सिरोजदौला का जो सेनापति था वो मीर जाफर था। अब मीर जाफर ऑर्डर ही नहीं दिया, अंग्रेज से मिल गया था और सिरोजदौला मारा जाता है। ठीक है। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध में अभी मैंने बता दिया है, रॉबर्ट क्लाइव ने ही करेगा। सबसे पहले स्टार्ट यही करता है। सेना का जनक अंग्रेजी अंग्रेजों का जनक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी का जन्मदाता भी रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर भी यही था, वही यही था। आगे चलते हैं। पलासी के युद्ध में लड़ाई के बाद भारत के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह किस लड़ाई के बाद था?
ये था 1757 का, लड़ाई के बाद था। ठीक है, 1757। आगे चलते हैं। मीर हैदराबाद का अंतिम निजाम, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन है? अंतिम निजाम जो है मीर उस्मान अली खान हैदराबाद अली का अंतिम निजाम है। टीपू सुल्तान और हैदर अली जो है वहाँ हैदराबाद का ये लोग था, और हैदराबाद की था, तो ये सब मरने के बाद जो है अंतिम निजाम यही बचा था, टीपू सुल्तान जो मर गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अब वृक्ष भी लगाया था टीपू सुल्तान। सहायक संधि प्रणाली के स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल कौन सा था? सबसे पहला मूल्य यही था हैदराबाद का निजाम, क्योंकि इसी ने यही ना होता है लड़ाई, जो टीपू सुल्तान मारा जाएगा फिर उसके बाद सबको मिला लेगा, सारा को मिलाएगा। ठीक है, जमीन उमीन सारा को मिलाएगा। उसके बाद डलहौजी का भी काल आता है, फिर हड़प नीति स्टार्ट करेगा, और फिर 1857 का क्रांति होगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये कहा नहीं गया था सहायक संधि प्रणाली में सेना रखने की। ये जो शस्त्र है, शस्त्र मतलब होता है बंदूक, हथियार, उसको रखने का नहीं दिया गया था, अनुमति नहीं दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार की दीवानी का अधिकार किस वर्ष लिया था? तो बंगाल और बिहार दीवानी का अधिकार कब लिया था? 1765 ईस्वी में ले लिया था। 1765 ईस्वी में ही क्यों लेगा? क्योंकि बिहार में होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब बक्सर के युद्ध के बाद जो है वहां कोई नहीं रहेगा, और पूरा कंट्रोल आ जाता है इसके पास, अंग्रेज के पास। ठीक है, मुगलों ने मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व संभालने के लिए दीवानी मामलों के हस्तक्षेप करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो अभी मैंने तुरंत बताया ना, 1765 में, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ है। अब बक्सर कहाँ पड़ता है? बंगाल में तो क्लाइव प्रशासन कर ही रहा है, अब बक्सर है बिहार में, अब उधर भी हार गया है मीर कासिम, और फिर मीर कासिम तो हार गया है, और उसके बाद राज कौन करेगा? यही करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ, यहाँ लड़ा गया है, तो 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। टीपू सुल्तान ने से किससे संबंधित है? टीपू सुल्तान कहाँ से? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान का जो पिता है वो हैदर अली है, और हैदर अली जो है वो मारा जाता है ना, तो श्रीरंगपट्टनम को ना टीपू सुल्तान राजधानी बनाएगा। ठीक है, और राजधानी बनाएगा, फिर टीपू सुल्तान के बीच भी लड़ाई होगा अंग्रेज के पिता, टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी था, और ये स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था टीपू सुल्तान। आगे चलते हैं। दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में कई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किया था? देखिए किस किस ने हस्ताक्षर किया था। लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा रैंडमली क्वेश्चन है, लेकिन याद कर लीजिएगा, या नया मिला देखने को लोगों। श्रीरंगपट्टनम में चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध किसने हत्या की गई थी? टीपू सुल्तान को मैंने अभी तुरंत बताया, श्रीरंगपट्टनम में हत्या हुआ था टीपू सुल्तान का। ठीक है, चौथा में हुआ था। द्वितीय में होगा हैदर अली, इसका पिताजी का होगा। हैदर अली जो है पहले फ्रांसिस पास आता है, और हैदर अली वो लोग को हरा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लड़ाई होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली के पास आता है। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में हारेगा अंग्रेज, सेकंड में हैदर अली मारा जाएगा। उसके बाद टीपू सुल्तान थर्ड में चौथे में मारा जाता है, और थर्ड में ये वृक्षा वो राजधानी बनाता है, उधर डेवलप करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत के ब्रिटिश उपनिषदवाद की नींव रखी थी? तो ये कब नींव रखी थी? भारत के उपनिषद की नींव रखी थी, तो नींव तो रख दिया था यहाँ बक्सर का युद्ध में, लेकिन जब यहाँ से कट गया था, श्रीरंगपट्टनम का घेराबंदी जब किया था ना, उसके बाद रखा गया था। तो इसका आंसर एक बार मैं देख लेता हूँ, बी ही है। देखिए प्लासी का युद्ध जो होगा, ठीक है, इनमें से किस युद्ध में भारत ब्रिटिश उपनिषेधवाद का नींव रखी थी? ठीक है, तो नींव कब रखा था? जैसे प्लासी का युद्ध 1757 में होगा, तो यही जगह से ना रॉबर्ट क्लाइव मारेगा। बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ,
युद्ध होने के बाद फिर बक्सर का युद्ध होगा, तो न्यू स्टार्टिंग जो पीरियड पूछ रहा है यहाँ, न्यू मतलब होता है शुरू करना, तो प्लासी का युद्ध ही अंग्रेज सबसे पहले शुरू किया था। और उससे पहले तो उधर वंशीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1759 के आसपास, तो वो तो उन लोग अपने ही लड़ रहा था, फ्रांस लोग लड़ रहा था, ठीक है, लेकिन न्यू यहीं रख लिया था। आयरकूट, देखिए ये अंग्रेज के साथ से नेता है आयरकूट, और फोर्ट मोटो ने हैदर अली को हरा दिया था, मद्रास में बचाया था। जैसे कि फोर्ट नोमा का युद्ध होता है हैदर अली और आयरकूट, आयरकूट ये अंग्रेज की तरफ से है, और हैदर अली को और मद्रास को बचाया था। तो कब बचाया था मद्रास को, तो ये 1781 में बचाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 की घटना अंग्रेजों के बाद जीत के बाद घटी, तो जीत के बाद घटी थी, तो ब्रिटिश इंडियन कंपनी व्यापार का विस्तार हुआ, क्योंकि सारा जगह कब्जा हो रहा था, तो व्यापार का विस्तार ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि इसको चीन से भी व्यापार करने का परमिशन मिल गया था। अंग्रेज ने मैसूर युद्ध के साथ कितने युद्ध लड़े हैं, तो 4 युद्ध लड़े हैं, 4 मैसूर युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली था, इसमें हैदर अली मारा जाएगा, टीपू सुल्तान यहाँ राजा बनेगा, चौथा में टीपू सुल्तान मारा जाता है, सॉरी टीपू सुल्तान हाँ मारा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1757 प्लासी के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेनापति का नेतृत्व किसने किया था, प्लासी का युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र का निर्मुक्त किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसके बाद बक्सर का युद्ध होगा, जिसने आयरकूट करेगा नेतृत्व, ठीक है, आयरकूट बोलते हैं, हेक्टर मोनो करेगा नेतृत्व, हेक्टर मोनो सॉरी, ठीक है, हेक्टर मोनो करेगा। वंशीवाड़ा का युद्ध देखिए, वंशीवाड़ा का युद्ध, यहाँ डेट गलत लिखा है, 1959 होगा, ठीक है, 1959 होगा, एयरकूट के साथ हुआ था युद्ध, ठीक है, और ये बहुत मस्त सेनापति था, सबको जीत रहा था। ये जब से आया पहले ये पहले बार तो जीता था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद एयरकुट जो है आयरकुट, ये सबको हराया था, सबको मार रहा था। अब पूरा कंट्रोल में इसको बहुत ज्यादा श्रेय जाता है। आगे चलते हैं। पलासी और बक्सर की लड़ाई में डैश अंग्रेजों के शासन की स्थापना की थी, तो बंगाल, ठीक है, ये अवध जो है ना यूपी है, ठीक है, अवध यूपी है, आज का यूपी है अवध, उस टाइम अवध बोला जाता था। तो बंगाल में पहले बिहार उड़ीसा, उड़ीसा ये दोनों आ जाता था, बिहार झारखंड आज में बंगाल में आ जाता था। आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, देखिए 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, ये देखिए कितना रिपीट है, रॉबर्ट क्लाइव, 2016 में, 2021 में, 2022 में, 19 में, इतना सारा क्वेश्चन एक ही से है। देखिए प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध जो है वो भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया कर दिया था, अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दिया गया था, तो ढाका से हटाकर कहाँ करेगा, मुर्शिदाबाद, ठीक है। अब मुर्शिदाबाद टू बक्सर करेगा कौन, मीर मीर जफर, मीर कासिम। आगे चलते हैं। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास से संधि पर हस्ताक्षर किए, इनमें से दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परंपरा में मदद किए, तो कौन सा मदद कर रहा था, तो इसका आंसर जो है सी है, ठीक है, इसका आंसर सी है। देखिए आंसर कि शत्रुता की उभयनिष्ठ की मदद कर रहा था, तो इधर से तो है हैदर अली के साथ अंग्रेज, हैदर नहीं अंग्रेज के साथ मद्रास के संधि के, क्योंकि मद्रास के जिनमें दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध मदद कर रहे थे, तो दोनों का शत्रु देखिए, हैदर अली तो मुस्लिम शासक है, और मराठा भी इधर तंग कर रहा है, पूरा मुगल को हटा रहा है मराठा, तो मुगल ने भी मदद किया और अंग्रेज का भी खतरा है मराठा, तो मराठा हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, याद कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा ये वाला। आगे चलते हैं। डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो ये कौन था,
ये था हैदराबाद। ठीक है, समृद्ध राज्य या शांति राज्य था। इसके ऑपरेशन पोलो के तहत इंडिया में मिला गया था 1948 में। ठीक है, क्योंकि ये मिलना नहीं चाहता, बोला था पाकिस्तान नहीं है, तो इसको ऑपरेशन पोलो के तहत मिला गया था। तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 में लड़ा गया था। ठीक है, ये क्या हो, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होगा? श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ। और कौन करेगा? टीपू सुल्तान। ठीक है, देखिए टीपू सुल्तान करेगा इसके साथ संधि, अंग्रेज का पूरा शर्त मारेगा, मान लेता है। डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसका अम्बा अम्बा विलास के रूप में से भी जाना जाता है। यह वाडियार राजा में निवास किया जाता था। तो ये था मैसूर। ठीक है, महाराजा का निवास भी करते थे, मैसूर में करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो भैया इतना टीपू सुल्तान हम लोग पढ़ लिए हैं, इस सबको पता चल गया टिप्पू सुल्तान का मस्जिद जो है वो कलकत्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। अब कैसे कैसे अर्थव्यवस्था चल रही थी जब ये अंग्रेज शासन कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? तो टेलीग्राफ सेवा उपलब्ध थी, डाक सेवा उपलब्ध थी, रेलवे भी उपलब्ध थी, क्योंकि डलहौजी काल में रेलवे आ गया था। कॉल सेंटर उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, कॉल सेंटर था, आज ना कॉल सेंटर था, आज है कॉल सेंटर, लेकिन पहले कॉल सेंटर उपलब्ध नहीं था। स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंधित में से निम्नलिखित से कौन सा गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जमींदारों ने किसानों के लिए स्थिति सुधारने की मदद की थी। किसानों का तो शोषण चल रहा था उस टाइम, से सुधार कैसे होगा? आगे चलते हैं। 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में काफी प्रभावित हुए। तो क्या हुआ था प्रभावित, बताइए? रेल परिवहन, क्योंकि रेल कौन बिछाया? अंग्रेज, और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हर भारत के आदमी के लिए नहीं किया था, रेल बिछाया था सामान ढोने के लिए, जितना भी खनिज निकलता था वो सब इंग्लैंड पहुंचाना था, इसलिए रेल व्यवस्था शुरू किया गया था। आदमियों लोगों के लिए नहीं किया था, लेकिन अब फायदा उठा लिया आजादी के बाद भारत। पूरे नगर निगम की स्थापना 1668 डैश में पूर्वी प्रेसिडेंसी टाउन के ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो ये मद्रास में की गई थी। अभी मैंने बताया ये प्रेसिडेंसी वहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मद्रास में। 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, बताइए? तो इसको होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस हुआ, तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, अस्थायी संशोधन किया जाता, नागरिक सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भूजल राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी ये किया था स्थापना। ठीक है, पुलिस सेवा का भी जन्मदाता दाता इसको कहा जाता है, और दारोगा को इंचार्ज कर दिया गया था, यही दारोगा को इंचार्ज किया था कॉर्नवालिस। डैश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लॉर्ड कॉर्नवालिस की शुरुआत की थी। तो कौन सा शुरुआत की थी? अस्थाई बंदोबस्त शुरुआत की थी। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी। तो ये था अस्थाई बंदोबस्त शुरू की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1793 ईस्वी में अमल में लाया गया था। आगे चलते हैं। हॉल्ट मैकिज ने भारत का राजस्व संग्रह निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा स्थापित किया गया था? महाड़वाड़ी प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजी द्वारा भारत में किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में
एक है जिनमें लोगों की लंबी दूरी की यात्रा करने का समक्ष बनाया, तो ये था रेल मार्ग। ठीक है, दूरी लंबी दूरी को समक्ष बनाया था ना, रेल मार्ग से तुरंत से इधर से उधर जाते थे, और डलहौजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, रेल यात्रा, डाक सेवा, ये सब डलहौजी ने किया था। हाँ, सबसे पहले ठाणे चला था, मुंबई टू ठाणे चला था, बॉम्बे टू ठाणे रेलगाड़ी। डैश में शुरू की गई राजस्व बनाए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में किया गया था। तो रैयतवाड़ी वंशा जो है बॉम्बे डेक्कन में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉफ्टमैन के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये बने थे 1892 में, 92 में। ठीक है, और वो भी कहाँ बने थे? इंग्लैंड में। आगे चलते हैं। इनमें से इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसको किताब पोवर्टी ऑफ अन रूल ऑफ इंडिया और प्रोटिस्ट प्रोटी एंड प्रोटी गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो बताइए कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, प्रकाश जी। और वो लिखेगा, बुक किसने लिखा था? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर सेम होगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए, अब हम लोग 100 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं, शतक तक। स्वतंत्र में पूर्वी भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। एक लड़ जाता था अंग्रेज से और क्रांतिकारी भी था। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पार्ट फोर्ट गॉलस्टर में स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, सूती कपड़ा यहाँ आया तो कलकत्ता हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा माउस मेरा काम नहीं कर रहा, अच्छे से चलते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो डलहौजी करेगा ना शुरुआत। अभी कितना रेल का क्वेश्चन मैंने बताया, तो लॉर्ड डलहौजी करेगा 1853 ईस्वी में। ठीक है, डलहौजी के बाद ही ना हड़प नीति करेगा, और 1857 की क्रांति होगा, तो 1853 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सन 1853 में डैश तक यात्रा के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। तो मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे खोला गया था। मुंबई टू ठाणे भी लिखा जा सकता है अब, क्योंकि अब तो बम्बई से ठाणे भी लिखता है। तो बहुत सारे बुक में, अब बहुत सारे बुक में मुंबई टू ठाणे भी लिखता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुंबई का ही नाम मुंबई हो गया है। इतना तो सबको याद है। आगे चलते हैं। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ियां निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू की गई थी? तो अभी मैंने बताया मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। भारत में यातायात कब चलाई गई थी? तो कब होगा? 1853 में। कौन चलाया था? डलहौजी ने चलाया था। ठीक है, बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व अस्थायी संरक्षण की शुरुआत की गई थी। तो ये की गई थी 1820 में। राजस्व बंदोबस्त, रेवेन्यू बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, मतलब टैक्स कलेक्ट करना। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो ये था तीजचंद्र। तीजचंद्र जो है वो वर्धमान का राजा था। स्वतंत्रता प्रतीक में से पूर्व भारत का सर्वप्रथम कूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, स्थापित किया गया था स्वतंत्रता के पूर्व बंगाल में स्थापित किया गया था। इसलिए तो आज कोलकाता इतना डेवलप्ड है। और जूट की भी फैक्ट्री भी यही है। ठीक है, और अभी भी जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन बंगाल ही करता है। आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह में पहले चंपारण में किसान पंचगठीय प्रणाली में अपनाते हुए किसने एक बीघा भूमि पर 5 अट्ठे, ये कौन किया था बताइए? तो नील किया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था सबसे पहले में ही। आगे चलते हैं। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में
1830 में डैश में शुरू किया गया था। तो ये क्या किया गया था? महाड़वाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये देखिए काफी ज्यादा क्वेश्चन महानवाड़ी से आ रहा है। एक बार इसका वाक्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, महानवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉट मैजली द्वारा दिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व निर्धारण प्रत्येक ग्राम आधार पर किया जाता है। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश के इससे 1830 में लागू कर दिया। इसके तहत 30% सम्मिलित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ है? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है शुरू हुआ है 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुआ है। आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास के कुछ हिस्सों में स्थापित किया था। तो रैयतवाड़ी मुंबई में स्थापित किया गया था, मुंबई और मद्रास में किया गया था। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे किया जाता है। पंजाब देखिए, मद्रास यहाँ, मद्रास के सामने कौन टच है? मद्रास यहाँ तमिलनाडु के आसपास है। ठीक है, पंजाब देखिए बहुत ऊपर, उड़ीसा भी इधर एकदम साइड में, कलकत्ता भी इधर साइड में, तो बचिएगा कौन? मुंबई। तो मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग ऑप्शन एलिमिनेट करना है। डैश ने इजारदारी व्यवस्था शुरू की जिसमें इसके अनुसार राजस्व का एकमात्र अधिकार उच्च न्यायालय में बोली जाने वाले 5 साल के अवधान के लिए दिया गया था। तो ये किया था लॉ वैन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, हेस्टिंग ने किया था। आगे चलते हैं। आधुनिक भारत के शिक्षा और विकास। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके शिक्षा और विकास के बारे में। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसके बाद हिंदू के डैश सौंप दिया गया। तो क्या सौंप दिया था? मदन मोहन मालवीय सौंप दिया गया था। तो ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। आगे चलते हैं। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में द एस्थेटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो एस्थेटिक सोसाइटी का गठन जो है वो 1784 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून के विरुद्ध अध्यक्ष के रूप में डैश कॉलेज की शुरुआत की थी। तो संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी ना, BHU खोला था ना जोनाथन डंकन। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत की आधुनिक शिक्षा एवं संवर्धन राजा राजा मोहन की राय की थी। तो ये किया था डेविड हेयर ने किया था, डेविड हेयर ने किया था। ठीक है, डेविड हेयर ने किया था। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? तो ये शिक्षा के उधार से वुड। ठीक है, ये क्या होता है, मैकाले शिक्षा लगा विलियम हेंटिंग के समय, तो ये उससे संबंधित है। और विज्ञान का पहला विज्ञान का केंद्र भी कलकत्ता में खोला गया, तो ये याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिससे वुड लैप्स भी कहा जाता है। ये कब किया था? 1854 ईस्वी में किया गया था। आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं है, खत्म ही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलाकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो ये की थी भगवान दास ने शुरू किया था, भगवान दास ने शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1916 में की गई थी। 1875 में मोहम्मद एलमीन एनोके के की स्थापना किसने की थी जो कि बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी? तो कौन की थी? सैयद अहमद खान ने ये की थी। आगे चलते हैं। भारत में शिक्षा की प्रगति के समीक्षा हेतु विलियम हंटर कमीशन के गठन किया गया था। तो ये कौन किया था? देखिए 1998 में रिपेन करेगा। ठीक है, रिपेन करता है हंटर कमीशन का गठन। आगे चलते हैं। लॉर्ड विंटन रिटर्न करता है, रिपेन। भारत में पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए वकालत किसने किया था? तो किसने किया था वकालत? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, 1854 में डेक्कन
एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे विष्णु शास्त्री चिपळूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। वैश्विक शिक्षा के संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान की प्राप्ति मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे चलते हैं। अंग्रेज ने भारत की, मैं नहीं करवा रहा हूँ ये, काफी बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी है और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। अंग्रेजों के भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम डैश ने बनाया गया था? तो ये मैकाले ने किया था 1835 में, विलियम बेंटिंक के समय किया था। ब्रिटिश इंडिया ने भारत की अंग्रेजों अनुदेशियों का कब किया था? तो ये किया है 1835 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कुछ समाचार पत्र और पत्रिका से क्वेश्चन। ठीक है, डैश नेशनल इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। डैश द्वारा प्रस्तावित विदेशी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस की ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने के लिए रोका था। तो ये था लॉर्ड रिटन। बहुत ही खराब था लिटन, और पूरा जो जो परीक्षा होता था सिविल का, उसको 21 वर्ष से 19 वर्ष भी कर दिया गया था यही। ठीक है, शस्त्र एक्ट भी यही लाया था, रिटन लिटन ने ही नहीं लाया था। और वर्माकुलर प्रेस एक्ट भी यही लाया था। 1800 1851 में पारसियों की भी सामाजिक धर्म सुधारों को प्रेरित करने के लिए कौन सी पत्रिका चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी रक्त गौफ्तार। रख गौफ्तार चलाई गई थी। आगे चलते हैं। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानियों की निर्णय लेखक की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विजेतात्मक रुचि पर विश्व लगा था? तो ये लगा था महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से समाज सुधार के वन परिचित नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई थी। इसके द्वारा लिखी गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में थे राष्ट्रीयवादी नेता के रूप में कौन सी मराठी समाज पत्र केसरी की स्थापना एवं संस्थापक थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार क्वेश्चन में एग्जाम को देखने को मिला है। एसएससी, रेलवे, सारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है केसरी वाला, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक ने डैश अखबार की रचना की? किसके अखबार की रचना की थी? केसरी। ठीक है, मराठी समाजपत्र किस है? केसरी आ गया, फिर से बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी समाजपत्र में देखिए कितना रिपीट हुआ है, मैंने बताया था ना अभी। अंग्रेजी में तो मराठा के में से कौन था, मराठा में से कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। देखिए कितना में पूछा, ग्रुप डी सारे एग्जाम में पूछता है। भारत में देश की प्रेस अधिनियम वर्माकुलर प्रेस किसने पेश किया था? अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि लेटन ने प्रेस किया था और हटाया है रिपन ने। ठीक है, हटाया था रिपन ने। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन के राय से किस बंगाली अखबार की पहले किया था संपादक करने गया था? तो ये था संवाद कम्युनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला बंगाल जो गजट जो है किस वर्ष पेश हुआ था? तो 1780 में पेश हुआ था, और इस टाइम का जो वायसराय था, गवर्नर जो था बंगाल का गवर्नर, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, ये था हेस्टिंग था। सॉरी, हेस्टिंग हेस्टिंग था इस टाइम का। ठीक है। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला अखबार जब जो है जो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। तो चलते हैं। समाचार पत्र गजट
1780 भारत का पहला समाचार पत्र किसने स्थापित किया गया था? ये सर J.L. हैकी ने किया था। अभी तुरंत आया क्वेश्चन। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए काफी रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला अस्थायी भाषा का समाज पत्र माना जाता है? तो यह था समाचार दर्पण। अब कुछ समाचार पत्र हैं और उसके नाम है, तो ये मैंने पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेशी में प्रकाशित नहीं हुई है? ये कहाँ नहीं हुई है? युगांतर में स्थापित नहीं हुई, विदेशों में प्रस्थापित नहीं हुई। राष्ट्रवाद के प्रचार पर समाचार पत्र के अल हितात का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार लिया था, बताइए? तो ये इंडियन ओपिनियन वहीं लिखा था। ये महात्मा गांधी जी ने वहीं लिखा था, साउथ अफ्रीका में। और 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहे हैं महात्मा गांधी। 45 वर्ष की उम्र में यहाँ भारत आए थे। और कब आए थे? 1915 में भारत आए थे। फिर चंपारण सत्याग्रह होगा, नमक तोड़ कानून चलेगा, तीन गठिया बनन चलेगा। तो आगे मैं बताऊंगा महात्मा गांधी जब आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब क्लियर करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र स्थापित किया गया था? तो ये था एनी बेसेंट। काफी अच्छी महिला थी और बहुत काम भी की है इंडियन के लिए, भले अंग्रेज थे क्या दोस्तों। वर्ष 1778 में अंग्रेज ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ करेगा? कलकत्ता में नहीं करेगा, क्योंकि अंग्रेज कहाँ रह रहा है? कलकत्ता में। अभी दिल्ली नहीं हुआ है राजधानी, जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समाज पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जनरल ऑफ कॉमर्स प्रारंभ 1838 में हुआ था। डैश के नाम से बदलकर द टाइम ऑफ द नेशन कर दिया गया था। ये कब किया गया था? 1861 ईस्वी में कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 1861 ईस्वी में कर दिया गया था। पहला हिंदी समाचार पत्र 23 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में से भी माना जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? इस अखबार का नाम था उद्दंत मृतंड। आगे चलते हैं। सर सर चार्ल्स विलियम निम्नलिखित में से किसके अनुवादित हैं? ये थे भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र एवं यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी, ठीक है। आगे चलते हैं। चार्ल्स विलियम द्वारा भगवत गीता अंग्रेजी में किसका कब हुआ था? तो ये ट्रांसलेट कब किया था? 1785 में चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। अब 1857 का क्रांति हम लोग पढ़ते हैं और उससे ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं। अंग्रेज में औपचारिक रूप से वर्ष डैश के अवध राज्य पर कब्जा किया था? तो 1856 पे कब्जा कर लिया था। 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत विद्रोह हराने वाला शाह आलम डैश के युद्ध में मारा गया था। तो ये कब मारा जाएगा? जुलाई 1857 की क्रांति में मारा जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति में मारा जाएगा। तो स्टेट 2 का है, देखिए मेंस का है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन मैच था। देखिए 1857 यहाँ तो महीना भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना महीना, तो याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मई 1857 में डैश के नवाब पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो कौन कर रहा था नेतृत्व? डैश के नवाब, ये था अवध के महाराजा। अब एक बार पढ़ लेते हैं नेतृत्व कौन कर रहा था। तो दिल्ली से कर रहा था बहादुर शाह जफर कर रहा था। लखनऊ और अब लखनऊ और अवध, लखनऊ मैंने बता दिया कि यूपी में है, शुरू ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूपी में पड़ता है। बेगम हजरत महल है। कानपुर में कौन है? नाना साहब है। झांसी में कौन है? रानी लक्ष्मी। इलाहाबाद में लिया है अली खान, ठीक है।
तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये वाला से। ये पार्ट को तो आप लर्न ही कर लीजिए यहाँ तक पूरा। अंग्रेज के विरुद्ध निम्न से किस जाट नेता के खिलाफ उत्तर प्रदेश से परगना बादौड़ और उसके आसपास के मुखियाओं और किसान का लामबंद किया था? तो देख रहे हैं कितना स्टेटमेंट में बना के पूछ रहा है। तो ये किया था शाह आलम। शाह आलम, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, शाहमल के द्वारा किया गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस वर्ष के युद्ध शहीद हो गए थे? तो कब हुए थे शहीद बताइए? 1858 में शहीद होगी। 1857 मत करिएगा, 58 करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल के सेनापति 10 मई 1758 को मेरठ के विद्रोह कर लिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? कौन सा मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, ओके, जफर किया था ना, ये क्या बोलते हैं, जफर राजा बना दिया था ना, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था जफर को राजा। निम्नलिखित में से कौन सा मेरठ के सैनियों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द व्यापारियों के लिए हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था? कौन बन गया था ये? तो भारत का विद्रोह 1857। वही वो 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह प्रथम संस्करण कानपुर के क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब डैश स्थित महल के रूप में मुख्यालय के रूप में किए थे। तो ये क्या कौन किए थे? बिठूर में किए थे। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी? तो किसके द्वारा किए गए थे? मंगल पांडे। कारतूस वाला मिला था ना, चर्बी वाला कारतूस। तो ये और 34वीं रेजिमेंट से था, मेरठ से हुआ था स्टार्ट। निम्नलिखित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के महत्वपूर्ण विद्रोह को तुरंत पहले घटनाओं का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन निभाई थी बताइए? अब गलत गया, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा मंगल पांडे ने किया था। 34वां रेजिमेंट से था ना, 34वीं रेजिमेंट मेरठ से, यही ने स्टार्ट किया था। 1857 के विद्रोह के समय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम रूप के बाद भारत में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के निर्वासित करने के लिए कहाँ भेज गया था? देखिए, इसको भेज दिया था बर्मा। ठीक है, इसको लैंगूर भी बोला जाता है। देखो, रंगूल है ना, रैंगून। तो रैंगून भी ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो रैंगून बर्मा में है, वहीं इसको भेज दिया कि थी, जाइए वहीं पेंशन वेंशन देंगे, यहाँ आपको नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ रहते हैं तो बक्सर का युद्ध करवा देते हैं, पलासी का युद्ध करवा देते हैं, इसलिए अंग्रेज इसको भेज देता है बर्मा। ठीक है, डैश पर 1857 के विद्रोह के विरोध का नेतृत्व करने के लिए आरोप पर मुकदमा चलाया गया था रंगुल विकसित में से, जहां 1857 में निधन हो गया था। किसका निधन होगा? कौन गया है? बहादुर शाह जफर गया है। डैश 1857 में अंग्रेजों मुगल वंश का अंतिम डैश शासक कौन था? अंतिम शासक यही था, बहादुर शाह जफर। यही मुगल शासक का अंतिम शासक था और उसके बाद खत्म हो जाता है मुगल शासक। क्योंकि इसको तो भेज दिया, अंग्रेज का चाल था, यहाँ से भेजना है, पेंशन कुछ साल देना है, उसके बाद बंद कर देना है। इसके बाद इसके सारा चीज मर जाएगा, जनता भी विद्रोह नहीं करेगा। तात्या तोपे ने उन नायकों में से एक थे जिन्हें डैश के भारतीय स्वतंत्रता में लिया गया था। तो 1857 में तात्या तोपे था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध के लिए तैयार किया तैयार पर जाया गया? यह था 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज ने आखिरकार कब दबा किया था? कब दबाया था? 1859 में दबा लिया गया था। 1857 के विद्रोह में तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या थे? चर्बी लगे कारतूस, मंगल पांडे किया था ना। और भी इसमें ऑप्शन चेंज किया जा सकता क्योंकि हड़प नीति भी तो हो रहा था, भूमि हड़प पड़ा था ना, डलहौजी।
ये भी ऑप्शन चेंज करके देता है, एसएससी में क्वेश्चन ये वाला देखने को मिला है। आगे चलते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया गया था? तो लखनऊ से कौन कर रहा था ना, और लखनऊ और अवध से बेगम हजरत महल नहीं कर रहा। क्या किया तो पे कानपुर से कर रहा था बेगम हजरत महल, वहां से कर रहा कानपुर कुंवर सिंह, बिहार से कर रहा था नाना साहब, कानपुर से कर रहा रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला स्वतंत्र संघ 10 मई 1857 देश में शुरू हुआ। मेरठ में शुरू हुआ था, मंगल पांडे शुरू किया था ना। 1857 ने 1857 के विरोध में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट वॉलंटियर किए थे? तो कौन सा किया था ना, वो किया था 49वां 41वां रेजिमेंट। एनफील्ड राइफल लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व बने चर्बी कारतूस का उपयोग किया था, जिसमें 1857 के तत्कालिक कारण किया गया था? तो ये कौन किया था बताइए? तो ये किया था हार्डिंग। ठीक है, नरबली का अंत भी हार्डिंग ने किया था, हेनरी हार्डिंग। आगे चलते हैं। लखनऊ ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया गया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। 1857 के शाहमल के किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो ये किया गया था भदौड़, भदौड़ में किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह अंग्रेजी की सहायता की थी? तो तेज महाराज मेहताब चंद ने किया था, चंद मेहताब चंद ने किया था। आगे चलते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह कब होगा? डी, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जो है वो कैनिंग रहता है, कैनिंग, क्योंकि 1857 में कैनिंग जो है ना, वो ये दबा लिया गया था और काफी एक्ट भी पास किया था ये। डैश एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के न्यू इलाका अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध लड़ा गया। यही है 1857 का विद्रोह। सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू की थी? तो बगावत भी मेरठ से शुरू की थी। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध डैश में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1857 में लड़ा गया था। डैश के प्रमुख कायापलट हुई जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दिया था। इन्हें अक्सर देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन कितना रहा है? 1857। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1857। ठीक है, मैं कर देता हूँ 1857। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले भारतीय आजादी के रूप में युद्ध का वर्णन किया गया था? तो आजादी हुआ तो 100 साल पहले, 1857। आगे चलते हैं। अंग्रेज ने लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डैश को 1857 में शहीद मिल गई थी। तो ये सब साथ साथ दिया हुआ है ना, साथ दिया नहीं होगा, गलत है। अंग्रेजी क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन उसका कोडिंग सेट नहीं है। अंग्रेजों ने लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई को सन डैश में खत्म किया था। तो 1858 में खत्म, मार लाया था, अंग्रेज मार दिया था, जल गई थी, मारेगा क्या। ब्रिटिश के लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया। वो कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मी का हुआ, वो ग्वालियर में हुआ। आज का ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में। सन 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया गया? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह तो 1857 1921 में नहीं, ये कांड करेगा। ये सब रिलेटेड है वहीं से, ठीक है, तो ये काम नहीं। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका का था? तो वो था रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। भारत में डैश ब्रिटिश शासन साम्राज्य के प्रत्येक शासन के अधीन आ गया था। तो ये आ गया था 1858 के अधीन आ गया था। आगे चलते हैं। किसान विद्रोह का किसान विद्रोह का आंदोलन और किसान का विद्रोह आंदोलन स्टार्ट होगा
और यहाँ हो किसान मिशन का आंदोलन 1928 में विलियम चलिए 1928 में वल्लभ भाई पटेल भू राजस्व की वृद्धि विरोध गुजरात के डैश तालुका से किसान विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो ये किया था बारदौली से किया गया था। कहाँ से किया गया था? बारदौली से किया गया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह को वल्लभ भाई पटेल सरदार भाल की उपाधि दी गई थी? तो ये किया था बारदौली सत्याग्रह। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं। बारदौली सत्याग्रह को किस किसानों का एक आंदोलन था जिसकी अनुगाई किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश इंडिया संस्कृति भू राजस्व बढ़ाने का निर्णय डैश में किया गया था। आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तय किया गया था बारदौली के काल में किया गया था। केरल में पोकला विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट है, ये पोकला विद्रोह हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलता है इसका आंसर। ठीक है, 1921 में पोकला विद्रोह हुआ। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित में से कौन सी नील आयोग की अध्यक्ष थी? तो W.S. सीटनकर अध्यक्ष था। पोपला विद्रोह देखें आगे ना, पोपला विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है। ये पोपला विद्रोह कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये सारा पूछता है। तो 1921 से 22 में हुआ था और ये किसानों का विद्रोह था, मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। आगे चलते हैं। बंगाल में डैश खेती के कारण 1859-60 के विद्रोह हुआ था। क्या है हुआ था? नील की खेती के लिए हुआ था। आगे चलते हैं। ठीक है, डैश द्वारा लिखित नील दर्पण के अंग्रेजों हाथों के नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्यवस्था की गई थी। तो ये की थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंतः डैश के नेतृत्व में किया गया था। तो ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह जहाँ आएगा वहां आ जाएगा वल्लभ भाई पटेल का नाम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मंद किससे लगे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिया था ना आनंद मंद, तो इससे लिए हैं। अब जनजाति एवं प्रमुख अन्य विद्रोह जो हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अंग्रेज ने वर्ष डैश में उड़ीसा का कोंडलों के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो ये किया था 1848 ईस्वी में किया गया था। 1855 से 1856 में भारत के मुख्य संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कानून ने किया था। आगे चलते हैं। झारखंड में वो विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह। डैश के शावनकोर दीवान थे जिन्हें ने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था जिसके सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो ये था वेल्लू थॉपी के द्वारा किया गया था। वैली थप्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े हुए हैं? अंग्रेजी के विरुद्ध के शासनकाल में कीजिए। तो ये था श्रृंखकोल से जुड़ा हुआ है। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज नियमित करना है जहां पिछले जनजातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? आत्मसम्मान का जहां नाम आता है वहां आ जाता है E.V. रामास्वामी का नाम आता है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ था। सामाजिक एवं धार्मिक विकास का अब हम लोग करेंगे। 1889 में डैश के मुक्ति मिशन की स्थापना की गई थी। इस विद्या विधवाओं के लिए चरण एवं में से परिवार के लिए
द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये किया जाता था पंडित रामबाई। इसका एक बार वाकया देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है। सन 1889 में रामदास ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। मुक्ति मिशन की स्थापना जिसका नाम अब पंडित रामाबाई मुक्ति दिवस रख दिया गया है, जो कि युवाओं की विधवाओं के लिए चरण अस्थायी थी, जिन्हें उनके परिवार को नियुक्त दिया गया था और उनके दुर्व्यवहार किया गया था। हरिजन सेवक जनंग मतलब क्या होता है, जिसका पुनर्विवाह करवाता था, ठीक है। ये समाज रामबाई पुणे समाज मुक्ति दिवस। हरिजन सेवक कौन करेगा? हरिजन सेवक जो है महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। 1498 वास्को डी गामा डैश पर पहुंचा था। तो ये पहुंचा था कालीकट पे पहुंचा था। मुंबई में प्राथमिक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1867 में स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को अनियमित निंदा की? अत्यशोधन समाज सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना की थी। ये ज्योतिराव गोपीराव फूले। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटी सोसाइटी का सह बालम ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की सती प्रथा का भी अंत किया था विलियम बेंटिक के मदद से। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीयता का समृद्ध है? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। महिला है ना, पहली महिला भी यही थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की बैठने वाली अध्यक्षता की थी। डैश बॉम्बे की आत्माराम पांडु द्वारा स्थापित डैश धार्मिक सुधार का शुरुआत एक आंदोलन था। तो ये था प्रार्थना समाज आंदोलन। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज आंदोलन के निम्नलिखित में सामाजिक सुधार के लिए दी गई संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से इनके साथ 1867 में डैश द्वारा मुंबई में की गई थी। ये की गई थी आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। गांधी ने छुआछूत के आंदोलन में दलित वर्गों के अस्थायी के लिए डैश हरिजन सेवक का स्थापना की गया था। तो कब हुआ था हरिजन सेवक का स्थापना? हुआ है 1832 में, क्योंकि इस टाइम लड़ा है। कौन कौन लड़ा था याद है ना? क्वेश्चन आप कमेंट जरूर करके बताइए कौन कौन लड़ा था 1832 में। और फिर समझौता भी होगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस लड़ा है, इसका आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा वकालत करने के लिए सती बाल विवाह एवं सामाजिक विभाजन जैसे प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्नि भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? यह था राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आगे चलते हैं। यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, जिसने 1826 में कलकत्ता आए थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज के साहित्य इतिहास शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह था हेनरी विक विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया था। हेनरी विक विलियम डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े थे युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। डैश ने हिंदू धर्म के पूर्ण वेदांत एवं पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अध्यय वेदांत के रूप में विवेचन के प्रसार भूमिका के निभाई गई थी। ये किए गए स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आदमी सभा की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाज कौन सा प्राथमिक समाज आंदोलन की शुरुआत नेता के द्वारा की गई थी? तो यह था गोविंद रानडे के द्वारा की गया था। लाला लाजपत राय 1921 में डैश से जुड़े हुए थे।
तो ये जुड़े हुए थे सेंथ ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्ताव कौन से थे जिसके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श ब्रिटेन उग्रवाद की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, हेनरिक विलियम एंड डेरोजियो के द्वारा किया गया था। तो ये सब जो है ना क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है कि कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया, खाली रेलवे में पूछा गया। ये सब यूनिक क्वेश्चन, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा। आगे चलते हैं। 1896 में महर्षि ढोड़केश्वर एवी की विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश के लिए एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि शिक्षा के लिए माध्यम के संस्थित विकास विश्वास करते थे। तो ये थे पूना। पूना पैक्ट हुआ था ना, ये गांधी और सुभाष चंद्र के बोस के बीच हरिजन के लिए। आत्म सभा की स्थापना कौन थे? आत्म सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना रिपीट हुआ है कि हमको अब इस क्वेश्चन से नफरत हो गया है, लेकिन रेलवे और एसएससी को बहुत प्यार है इस क्वेश्चन से। कि आत्म सभा और 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 ठगी प्रथा किसने रद्द किया गया था? बलि प्रथा का अंत किसने, विधवा पुनर्विवाह किसने लाया था? तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध हस्ती और उनके संबंधित संगठन का सही उच्चित करिए। सत्य शोधन समाज किसने किया था? ज्योतिबाई फुले के द्वारा हुआ था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इस समाज सुधारण के सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी ज्योतिबाई फुले। इनमें से कौन सा सत्य शोधन समाज की स्थापना करेगा? ठीक है, तो कौन सा करेगा? ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों में जुरिस्डिक्शन के लिए पूर्ण विवाह का फैसला वैध के रूप में डैश हिंदू और धाना का पुनर्विवेचन में पारित किया गया था। ये किया गया था 1856 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा राममोहन के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। एक मिनट, थोड़ा सा माउस मेरा काम नहीं कर रहा है अच्छी तरह से। चलिए, लग रहा है काम कर रहा है, तो इरेज कर देते हैं और इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम ईसाई मिशन संगठन श्री रामपुर मिशन की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? ये थी विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। सर विलियम जोन्स के द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए कितना बार रिपोर्टेड किया गया है। तो ये किया गया है 1784 में, 84 में किया, 1784 में किया गया है। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया था। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कौन बताया है कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, मत खोजिए, कौन बनाया है वो बताइएगा। किसने बनाया था? ब्लेचली ने बनवाया है, ब्लेचली ने बनवाया है। 1784 में यूरोपियों द्वारा भारत की पुरातत्व से संबंधित कार्य की शुरू करने के साथ साथ एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके स्थान कौन थे? इसके स्थान जो थे वो विलियम जोन्स थे। आगे चलते हैं। डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस।
1930 में किसने दलित प्रेसिडेंसी, तो दलित का जहाँ नाम आता है तो वहाँ BR अम्बेडकर का नाम आ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो बाल विवाह पारित किया गया था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित। आगे चलते हैं। ब्रह्मा समाज की उन्नति कहाँ हुई थी? ब्रह्मा समाज की उन्नति जो है वो बंगाल में हुई है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने भारत की किस ब्रह्मा समाज के सभा के नाम से के सुधार की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी पंजाब, तो सॉरी पंजाब बोलते हैं, कलकत्ता से की गई थी। डैश राजा राम मोहन राय के ने कलकत्ता के ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो ये क्या था? 1828 ईस्वी में किया गया था। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी? नहीं की थी आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन के द्वारा। आगे बढ़ाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे चलते हैं। फेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गांधी जी के गुरु भी हैं, अफ्रीका में मिले थे, ठीक है, गांधी जी से। ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के प्रथम सरकार राजा राम मोहन राय थे। धर्म सभा का स्थायित्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राधा कांत देव हैं। आगे चलते हैं। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षक के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की विशुद्धि थी? ये थी संस्कृत की, ठीक है। ये किससे थी? संस्कृत से। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की महिलाओं के लिए अधिकार अधिकार किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वाला कानून हिंदी बंधन द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1856 में पारित किया गया था। शस्य शोधन समाज की स्थापना क्या किसने की गई थी? ये की गई थी ज्योतिबाई फूले के द्वारा की गई थी। प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना किसके किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मरस पांडुरंग के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 में हुआ था। आगे चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1865 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा संगठित किया जाता है? ये किया जाता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। वेल्लूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो वेल्लूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। डैश के स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण विद्यालय की स्थापना कब की थी? तो 1897 में स्थापना की थी। 1893 में विश्व के धर्म संघीय सदन के भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। आधुनिक भारतीय नवजातीय गीत का जन्म किसे माना जाता है?
यह महाराजा राम मोहन से माना जाता है। आगे चलते हैं। डैश के उपनिषद और वेदों का बंगाल के में कौन सा अनुवाद किया है? ये किया राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। दयामंती समाज में किस मिशन से संबंधित है? तो ये है आर्य समाज से संबंधित है। आगे चलते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो 1829 में पारित किया गया था इस अधिनियम। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदू के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया तथा मुक्ति पूजा, जन्म, दिशा, बलि, वेदों के और के लिए महिला का प्रतिबंध, ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय के दयामंती राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया है, दयामंती के द्वारा किया गया है। ठीक है, दयामंती सरस्वती वेदों की ओर आधार के संस्थान रूप में दिखेगा। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा। ठीक है, आगे चलते हैं। द सेंट ऑफ द सोसाइटी की स्थापना कौन थे? तो जी के गोखले थे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम रक्षा कहाँ हुआ? विलियम चंद्र चटर्जी के द्वारा हुआ है, बम्बई में। भारत में राजनीतिक प्रयास का लक्ष्य और आप दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? लक्ष्य की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता अधिवेशन में। आगे चलते हैं। लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वराज का मांग किया था ना। भारत में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो बनर्जी ने, ये सबको पता है, और स्थापना में हुई था। आगे चलते हैं। आईएनएस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिन में किस अधिनिवेशन द्वारा पहली भारत राष्ट्रीय गणना किया गया था? तो यह किया गया था 1921 से कलकत्ता से किया गया था। निम्नलिखित में से इसी वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था, और सारे में भाग भी लेता है ये, तो इसी ये भाग ले लेता है सुभाष चंद्र। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? 1885 में बाल बाल पख, ठीक है, बाल पाल होता है वो सब बक, बॉम्बे होगा। इसका ट्रिक है, जब मैं थ्योरी करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय पूछ रहा है, लेकिन भारतीय नहीं रहता तो एनी बेसमेंट हो जाता है, लेकिन अभी सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस की इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ साथ साथ स्वराज शब्द का असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजिश किया गया था। तो ये था कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1993 तिरुपति में गांधी जी के किस दीवानों को पुनः भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे? ये चुने गए थे पटाभी सीतारामैया। कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 को डैश के रूप में मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वयं स्वराज आर्थिक ब्रिटिश का संपूर्ण स्वतंत्रता घोषित कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 में घोषित कर दिया गया था। दक्षिण दिसंबर 1919 के लाहौर अनुचित कांग्रेस का 7वां वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वर्ष महत्वपूर्ण की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता के कारण
की गई थी। भारत में अंग्रेजों ने अपने किस वर्ष अधिनियम में स्वर्ण स्वराज की प्रवर्तन? ये लाहौर अधिनियम में किया था, स्वर्ण स्वराज की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लाल बाल पाल घोष लाल बाल पाल के नाम से निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो यह पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले यूरोपीय के अध्यक्ष कौन थे? तो हम यू थे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी। तो जॉर्ज यूल थे। यूरोपीय अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है। अब भारतीय अध्यक्ष पूछेगा तो ए और यू हम हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, लेकिन यूरोपीय पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगा भारतीय है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो विक्रमेश चंद्र बनर्जी ने किया गया था। हाँ, 1907 में बोल रहा है। पहली बार पूछता तो विलियम चंद्र चटर्जी ने दिया था, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? 1907 में, सॉरी। क्वेश्चन आजकल देखे नहीं हम। 1907 में पूछ रहा, तो 1907 में कौन किया था? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके के द्वारा की गई थी? तय की गई थी सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। भारत के पहली बार अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन थी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम होगा बेलग्राम। आगे चलते हैं। वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किस गांव में फैजापुर होगा इसका आंसर, ठीक है, आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फैजापुर। चलिए आगे चलते हैं। लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन प्लस कर चुके हैं, ठीक है। लगभग 250 क्वेश्चन, अब 300 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फैजाबाद, ठीक है, फैजापुर। अब फैजाबाद भी लिखा हो रहता है। किसने निम्नलिखित में से किसने अभी कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। बी आर अम्बेडकर ने नहीं किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी स्वतंत्रता के दिवस में मनाई थी? तो 30 में मनाया था। ये देश आजाद हो गया। उस नेता का नाम बताइए जिसके विद्रोह के कारण 1928 में मुस्लिम लीग के समझौता हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? MRI कर के द्वारा हुआ। इनमें से किस वर्ष में एन INS लाहौर सशक्त पूर्ण स्वराज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 1929 में, स्वीकार कर लिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में चरमपंथी नेता नहीं है? तो ये है सुनाथ बनर्जी। इसका होगा लाल बाल पाल। इसका शॉर्ट आंसर ट्रिक है, मतलब गर्म दल याद करिए, नरम दल को याद करने का जरूरत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये है दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। 1931 में निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। भारतीय कांग्रेस ने अंग्रेज के पहले महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे ए और यू हम
के द्वारा किया गया था। स्थापना भी किया था वही था। आगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था एलन ओटक विलियम ह्यूम के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष के नाम बताइए। तो ये था भारतीय में, तो ये सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऐसे पूछेगा राष्ट्रीय में तो एनी बेसेंट होगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है भारतीय में, ठीक है। अब यहाँ आंसर दे रहा है एनी बेसेंट, इसका आंसर लेकिन सरोजिनी नायडू ही होगा। ठीक है, आंसर गलत दिया गया। आगे चलते हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिनियम में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों चरण में एकजुट हुए। इस अध्यक्ष किसने की थी? तो ये था अब्दिका चंद मजदूर द्वारा किया गया था। 1916 में लखनऊ समझौता के नरमपंथी ने राष्ट्र की उग्र सुधार विधियों एवं डैश के लिए संयुक्त राजनीति का मंच प्रदान किया था। ये किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? नरेंद्र और चरम, या सॉरी, कांग्रेस और ये क्या बोलते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग है। क्योंकि क्यों हुआ था? क्योंकि जब बंगाल विभाजन होगा तो ये लोग बंटेगा और समझौता होगा लखनऊ पैक्ट से, आपस में फिर से मिलेगा ये लोग। ठीक है, इंडियन लीग मिलता है और कांग्रेस मिलेगा, इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलेगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अब्दुल बरूद्दीन तैयबरजी। ठीक है, चलते हैं। लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। 300 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा मांग को 1936 के इकले में डैश के द्वारा अधिवेशन प्रस्तुत किया गया था। ये किया गया था फैजापुर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन डैश में किया गया था। तो 1885 में भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1885 में किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई। ठीक है, तो ये हुई थी बॉम्बे में हुई। 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस चंद्रबसु ने किसका गठन किया गया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर जो है वो डफरिन थे। ठीक है, स्वतंत्रता काल की अवधि के दौरान अंग्रेज की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंग्रेज की अध्यक्ष था जेबी कृपलानी कर रहे थे। चलते हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षता कौन थी? तो ये है इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं। अंग्रेज अधिवेशन में वंदे भारत गाने वाला पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो इसका नाम है नलना तेजाबजी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत में राष्ट्र कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया। कब विभाजित होगा फ्रेंड? ये 1907 में होगा, जब ये कहते हैं बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन होगा, उसके बाद अलग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1907 में अंग्रेज के नेतृत्व में कौन सा शस्त्र चमरपंथी और नरमपंथी पर विभाजन किया गया था? तो ये गया था सूरत अधिवेशन में। नरमपंथ और गरमपंथ अलग होगा। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो है वो ऑप्शन नंबर डी,
बलरुद्दीन तैयबरजी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो वह है योमोस चंद्र चटर्जी। आगे चलते हैं। इसी अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिनिवेश में पूर्ण स्वराज की तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था पूर्ण स्वराज की मांग। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के अध्यक्ष ये थे JB कृपलानी। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। जिस वर्ष से भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन का विभाजन किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन जो है, जब बंगाल विभाजन होगा 1907 में किया गया था। सॉरी, 1907 कर दिए। बंगाल विभाजन 1907 में नहीं, 1905 में हुआ। ठीक है, कर्जन इस समय का। अब विभाजन के समय ढाका बनाया, ढाका में हुआ था इसका अध्यक्षता मीटिंग और बंगाल विभाजन कर दिया गया था। आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है? चलिए, काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ। तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 में। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, अभी भी आएगा और यह हमारे एग्जाम में आता है। अब देख सकते हैं कितने एग्जाम में आया हुआ। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध चित्र बनाई हुई थी? तो ये थे अरविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 7 अगस्त 1905 में किया गया था। आगे चलते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो गया, आगे चलिए। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके ने दिया था? ने किया था बंगाल विभाजन कर्जन के समय होगा, तो कर्जन किया था। काफी मोस्ट पॉपुलर भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बंगाल बाल गंगाधर तिलक सर रतन टाटा के साथ मिलकर साल 1905 ईस्वी में स्वदेशी वस्तु पर दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? बॉम्बे स्वदेशी, बॉम्बे स्वदेशी सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा लाल बाल पाल लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व में भारत के किस आंदोलन को कपास उत्पादन को प्रेरित किया गया था? तो प्रकाश उत्पादन प्रेरित किया था, वो स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध किया गया था। इस स्थान में नर्सिंग ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। ये किया जाता है अवध को। अवध कहाँ है? यूपी में है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन बनाए गए चिड़िया झंडे एवं कौन कौन से रंग थे? यह लाल, हरा और पीला डिजाइन बनाया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम औपचारिकता शासन के लिए उत्तरदायित्व कर्मशी दृष्टिकोण वकालत की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु किसका है? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, पॉज करिएगा और कमेंट में डालिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश दौरान हुई थी? तो ये हुई थी बंग भंग विरोध के दौरान हुई थी। आगे चलते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो ये थे बंग भंग विरोध के दौरान हुई थी। आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन
1905 में शुरू हुआ था। लॉर्ड कर्जन संविधान का निरा वास्तविक किसे माना जाता है? तो अंग्रेजी द्वारा वोट डालो और राज्य मत करो नीति को डाला जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस मशीन पर वे अधिक एवं महिपाबंद नहीं थे और समाज के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। विपिन चंद्र पाल सह तीन लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी एवं बाल बाल पाल घोष के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य दो नाम कौन थे? तो अन्य दो नाम जो है वो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय हैं। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग। ठीक है।